तो डॉक्टर वारस कुपर साहब ने जैसे बताई तफसील से, तो क्योंकि बीमारियाँ बहुत से हैं, मसले बहुत से हैं, तो ये सिलसिला चलते रहेंगे। तो हम MS साहब डॉक्टर शबीर मेमन साहब से ये पूछे बहुत सी चीज़ें हैं। मकसद, एक डॉक्टर के पास में गया तो उसने मुझे दवाई दी, वो मुझे शफा हो गई। वो कराची गया, कहाँ गया, कहीं नहीं गया। तो उसी नोयत की बीमारी अगर मेरी वाइफ को, मेरे भाई को या दोस्त को हुई, तो मैंने वो कहना बस मैं सही हुआ था, अब वही दवाइयाँ जो वो पेपर या उसका वो था, वही मैं उसे कहता हूँ। और अक्सर हमारे पास ये रिवाज है। तो पूछना ये था कि आया कि ऐसा सही है, ये गलत है? वही बीमारी मकसद उसे हुई तो उसे सही थी, अब लाजमी तो नहीं उसी तरह की हो। भाई बुखार था, अभी बुखार में भी मतलब किसने, तो हमारे पास रिवाज है, ये सही है, ऐसे कर लें, कर सकते हैं। जैसे कि शबीर साहब ने पूछा कि ऐसा सही है कि एक नुस्खे के देख के और उसने कहा कि ये उससे मैं ठीक हो गया था और मैं भी यही ले लूँ, ये इससे बिल्कुल नुकसान होता है। क्योंकि हर मरीज़ की अपनी अपनी नौयत होती है, उसका अपना ब्लड प्रेशर होता है, अपनी शुगर लेवल होती है, अपनी इसको कंकॉमिटेंट डिजीज़ उसके साथ साथ वाली भी होती हैं। तो अगर इस तरह करेगा तो उसकी जो उसमें अलाइड बीमारी है दूसरी वाली, वो उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इससे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसने ठीक किया, वहाँ से वो बच्चा एग्जामिन होता है, वो हर फिजिशियन जो उसको अपनी तौर पे चेक करके फिर उसके डोज एडजस्टमेंट करके फिर बताता है, और ऐसे नहीं है सर। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, इसी किस्म का है कि यहाँ तो सरकारी दवाइयाँ हैं और परफेक्ट हैं कि 2 नंबर नहीं है, मगर प्राइवेट क्लिनिक है, वो डॉक्टर देते हैं और तशखीस सही कर ली डॉक्टर साहब ने, ठीक है। अब जो है डिपेंड तो दवाई पे करेगी, मगर हमारे मेडिकल स्टोर पे सुनने में है और सर्वे में ये बात आई है, या तो जाली है या 2 नंबर है या मुकामी है, मुकामी कंपनी, मल्टीनेशनल नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने तो तशखीस भी सही की, अगर वो अच्छी दवाई मिल जाए सही हो जाना था। तो जिम्मेदार फिर डॉक्टर को करार दिया, मैं गया था, देखो मैं सही नहीं हुआ, इतने कुछ खा गया। तो इन जो मेडिकल स्टोर में मिले, इसके लिए कोई लायन क्या होना चाहिए? आप सही कह रहे हैं कि हम जहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ दवाएं कुछ शार्ट होती हैं या ज़रूरी समझते हैं कि कहीं इसको हम बाहर से भी लिख दें, ये आप बिल्कुल सही बात की कि वहाँ जो बैठे हुए होते हैं ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स पे बंदे, वो या तो वो सर्टिफिकेट याफ्ता यानी वो सनद याफ्ता भी नहीं होते या वो चलाने, और या तो वो उसको बिल्कुल नेमल बदल ही दे देते हैं। तो वो कैसे अफाका करेगी? दवाइयों की जो इसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, या उसकी जो एफिकेसी है, वो तो उसकी कंपनी की वजह से ही होती है, लेकिन वो उसको ड्रग इंस्पेक्टर्स पे घूमते हैं, शायद ये नहीं घूम रहे तभी तो हो सकता है इसमें इतना असर नहीं आ रहा। लेकिन मैं जो देखता हूँ और जो हमें महसूस हुआ है कि वहाँ जो देने वाले स्टोर वाले हैं वो खुद नहीं है, उनके बच्चे बैठे हुए होते हैं या कोई और होता है जो टेक्निकल नहीं होता उसको दवाई देने के लिए, तो वो दवाई कभी कभार हमसे चेक भी करवाते हैं, तो वो दवाई नहीं दी होती जो हमने लिखी हुई होती है, और इसलिए ज़ाहिर बात है उसमें एफिकेसी नहीं भी आ सकती, क्योंकि उसको प्रॉपर वहाँ चेक करने वाला या इवन सब में डिस्पेंस करने वाला वहाँ जो है वो अच्छा बंदा नहीं बैठा होता। इसी तरीके से लेबॉर्ट्रियों के बारे में भी ये नहीं कि शिकायत है, मसलन मलेरिया के लिए एक ने रिपोर्ट दी कि है, दूसरी से ही लिया तो उसने कहा ये नहीं है। हाँ, तो ये किस तरह इलाज कराए बंदा? नहीं, सही करें आप। इसमें भी ये है कि जो बंदा मुस्तनद हो, जो माइक्रोस्कोपिस्ट हो, वही करे, और बाकी जो RDT किट्स हैं वो उसका भी अच्छा रिजल्ट है। अगर वो उससे टेस्ट हो जाती हैं तो वो उसमें केमिकल लगा होता है, तो और वो उसमें जो आती है तो वो ठीक है। ये भी आप बिल्कुल ठीक करें कि आप एक ने कहा कि मलेरिया है, दूसरे ने कहा नहीं है। ये इसकी वजह ये है कि वहाँ जो माइक्रोस्कोपिस्ट है वो उसकी पैरासाइट सही नहीं देख पाता, कि वो टेक्निकली नहीं होते, तब उनकी है वो मुस्तनद जो लैब होगी वो वहाँ भी बंदा भी अच्छा बैठा होगा। हमारे मेरापुर में भी मुस्तनद कुछ लैब्स बिल्कुल हैं जो अच्छी रिपोर्ट देती हैं, और जो एडिटेड भी वही आती है, यानी किट्स पे या डिवाइस पे या ICT पे भी वही आती हैं जो वो देखता है। अच्छा, दूसरा सवाल, शुगर और ब्लड प्रेशर के बारे में आपने बात की, तो देखने में यह है कि अगर शुगर हाई है तो हमने मीठा नहीं खाना, और ब्लड प्रेशर हाई है तो वो नहीं खाना।
नमक मसलन ऐसी चीज़ें एहतियात करनी है, दवाइयाँ भी सारी उसकी जो हाई वाले की लो करने की होंगी और शुगर वाले की हाई वाले की लो करनी। मगर देखने में आया कई मरीज बल्कि हमारे करीबी दोस्तों में से है उनका बैक टू दोनों चीज़ें हाई और यानी कभी हाई भी हो जाता है और गिर जाता है बेचारा और कभी लो हो जाता है, ऐसे ब्लड प्रेशर में भी शुगर में भी। इसके लिए क्या निशानी है कि यानी कि शुगर हाई है लो है और उसके लिए क्या करें, बहुत नाजुक मसला है ये आपने सही कहा कि मैं ये कहूँ कि जो शुगर होती है ना तो उसके साथ अगर शुगर दो नहीं 3-4 किस्म की शुगर होती है। एक शुगर है इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक है टेबलेट्स वाली यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक बच्चों को होती है, एक प्रेगनेंसी में भी हो जाती है। तो ये जहाँ मुख्तलिफ इसके हैं अक़साम। और जो आपने जो कहा कि ये कभी लो हो जाती है हाई हो जाती है, तो उसके साथ ही जो टेबलेट्स यानी टेबलेट्स वाली शुगर है यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाली है, उसमें जो जिसको भी होती है उसको ये ब्लड प्रेशर भी हो जाता है 50% से ज़्यादा, उसको कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी बढ़ जाती है और उसके बाकी जो है उसके साथ हो जाती है। उसमें यह है कि मुस्तनद मालिज जो है वो उसको इस तरह अच्छी तरह अगर प्रिस्क्राइब करेगा, ये जैसे कि ब्लड प्रेशर की कुछ गोलियां हैं अक़साम हैं जो ब्लड प्रेशर में शुगर वाले पेशेंट का बढ़ेगा उसको वो गोलियां नहीं देनी। और ये एहतियात मैंने काफ़ी प्रैक्टिस में यहीं भी देखा है, अपनी प्राइवेट में भी देखा है कि वो ज़्यादातर जो पर्चे लाते हैं उसमें वो वाली ब्लड प्रेशर की गोलियां भी होती हैं जो अगर जिसका ब्लड प्रेशर शुगर के साथ बढ़ा हुआ आता है वो उसको नहीं देनी चाहिए। जैसे आपने कहा, मैं और थोड़ी वजाहत कर लूँ कि जैसे अगर शुगर लो हो गई यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, जो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको ट्रेमर्स होंगे, उसको दिल की धड़कन बढ़ती है। और अगर उसको बीटा ब्लॉकर की दवाई दे दी जाएगी यानी जिसमें एटिनोलोल है, टेनॉर्मिन है या जिस तरह के हैं, वो उसका जो फंक्शन होता है कि वो इसको ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया ने हार्ट बीट को बंद करती हैं। अगर उसकी बंदा की शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई चला गया यानी वो तो उसकी होगी शुगर की लो की वजह से ट्रेमर्स, और उसको वो जो ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी वो उसकी सिम्टम्स हाइड हो जाएंगी। यानी उसको साथ साथ अगर बीटा ब्लॉकर्स यानी दे दिए गए और वहाँ वो तो उसके ट्रेमर्स थे उसकी हाइपोग्लाइस शुगर की लो की वजह से, लेकिन वो उसके साथ दे गई तो उसके ट्रेमर्स भी बंद कर देगी और बंदा हाइपोग्लाइसीमिया में गिर जाएगा। तो ये बड़ा एहतियात करना होता है। वो पेशेंट्स ऐसे को चाहिए किसी मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाएं। और यहाँ क्योंकि बहुत सारी कोई करीबी है यानी वो जो अताई डॉक्टर्स हैं उसके बस क्या कहूँ उसके बड़ा वाला चैप्टर है ये बताएंगे आप पर। अच्छा, शुगर की बात चल रही है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गई, शुगर हो गई, ये बीमारी हो गई, हमारे पास समाजी मसाइल या महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, नफसियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पता नहीं शुगर है कि नहीं है। बहरहाल अगर इसके लिए एहतियाती तदाबीर निकाल देंगे जो, और फिर दूसरा ये सुनता है अगर शुगर है उसको अभी पता नहीं चलता शुगर की वजह से नफसियाती हुआ है या नफसियाती की वजह से शुगर हुआ है, तो इस तरीके से आप ये है कि आप सही करें कि सीधी सी बात है। अब जहाँ दवाइयों के कुछ रेट्स हैं वो भी महंगी दवाइयाँ हैं, अगर नहीं ख़रीद कर सकेगा तो ज़ाहिर बात है कुछ टेंशन में भी रहेगा और बहुत सारे कुछ टेंशन कुछ स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शुगर भी बढ़ती है। लेकिन कुछ हद तक में प्रॉपर वो नहीं है कि ये स्ट्रेस हो गया तो शुगर हो गई और ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन इसकी भी वजूहत है और ज़ाहिर बात है अगर ये स्ट्रेस में आएगा। अच्छा, एक और बात है कि जिसको शुगर पहली मरतबा डिटेक्ट होती है किसी भी शख्स को या ब्लड प्रेशर, कोई नौजवान लड़का होता है या कोई औरत होती है, तो वो उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वो उसको अभी तो मतलब ऑन नहीं करेगा कि मुझे नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़े चक्कर आते हैं, ऐसे जो है कभी कभी नींद नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब ठीक अगर नहीं है भाई, आप अपना गोलियाँ और दवाएँ खा लें कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, और एक्सेप्ट करता है जब उसकी बात निकल जाती है और बाद में कहता है चलो भला ठीक है मैं अभी दवाई ले लेता हूँ, तो उसको एक बड़ा पैनिक समझता है कि ये मुझे बीमारी ये तो हो ही नहीं सकती। वो अगर जब तक वो जाके कबूल करेगा तब तक बीमारी बढ़ जाएगी।
और ये सीधी बात है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं हमारे बहुत सारे, गुर्बत का क्लास ये वो की वजह से महंगे बहुत हैं, ज़ाहिर है ये बात है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से ये होता है। अच्छा, सांस का मसला ये हमारे शहर में, दीगर शहरों में तो नहीं पता होगा, हर जगह मुल्क में दमा जल लगा रहे हैं या लड़की लगा रहे हैं, कुछ कहते हैं फैक्ट्रियाँ जो सर्दियों में चलती हैं, और सर्दियों में देखने में आया ये ज़्यादा होता है। ये क्या आपके दायरा इख्तियार में है, अगर आप एक्शन लें, ये जो फिल्टर लगाना होता है फैक्ट्रियों ने, या इसके अलावा सांस की दीगर मसाइल, ये गंदगी है, आलूदा पानी है, या ऐसे? ये सांस का फैक्ट्रियों की वजह से सांस का होना तो बिल्कुल है, ये हम तस्दीक करते हैं कि इसकी वजह से ही बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर हैं, ये इसको बढ़ाते हैं। और ये हमारे तो अख्तियार नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे कि जो फैक्ट्रियों की विज़िट करें, उसको ट्रीटमेंट प्लान लगवाएं, तो अच्छी बात है। वैसे वैसे इसकी वजह से होता है ये सब कुछ, आप जो कह रहे हैं कि दमा और ये बीमारी सांस की तकलीफ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दूसरा मसला हमारे पास ये है कि कुछ यानी कि सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं हम कि वो बड़े डॉक्टर नाम बड़े हैं तो बताते हैं ये चीज़ें आप दवाइयाँ अद्वियात इमरजेंसी में रात के टाइम किसी टाइम अस्पताल नहीं पहुंच सकते, ये वो रख सकते हैं आप, यानी कि फलां बीमारी के लिए ये फलानी के आया कि वो, क्योंकि हकीम वकीम भी बहुत से हैं और सोशल मीडिया पे तो थोड़ा आपने तस्दीक ये करानी है, आया कि कोई ऐसी दवा हैं जो घर में रख सकते हैं बगैर डॉक्टर के उसके चेकअप के? हाँ, ये है कि अगर जो बंदा ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है ज़्यादातर, तो वो भले अपनी घर में एंजिस्टिन टेबलेट है ज़बान के नीचे रखने वाली, एस्पिरिन है, डिस्प्रिन वगैरह है, तो वो ले सकता है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर वो जकड़न महसूस करे तो ज़बान के नीचे गोली रख ले। कोई पेशाब में बढ़ाने वाली गोली होती है कि जिसको कुछ पेशाब ज़्यादा आएगा तो इसका लोड जिस्म से उतरेगा, यानी कम होगा, तो वो कर सकता है इसे। बाकी उमूमन चेक करने के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए तो अच्छा है। लेकिन एंजियोसिड ज़बान के नीचे रखने वाली, वो भी जब सीने में ज़्यादा दर्द महसूस करे तब, और बाकी वैसे ऐसे नहीं लेनी चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए कि मुझे अब दर्द हुआ। लेकिन इस तरह की जो बाकी आम तौर पे पेट में रात में कोई हो गया तो वहाँ के लिए कोई टेबलेट्स, अगर एक बंदा जो लेते हैं गैस्ट्रिक फूड पॉइजनिंग वगैरह है, उसके लिए कोई फ्लैजिल की गोली खा ली तो इसमें हर्ज भी नहीं है, तो या कोई स्पासफोन टाइप की कोई गोली हुई तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने पहले इब्तदाई में सवाल किया था कि डॉक्टर हमारे पास सलीम सिद्दीकी होते हैं, कराची शिफ्ट हो गए, तो वो जो मकसद कहने का ये है कि फ्रूट या सब्जियाँ गली सड़ी, और होटलों में जो वो कप तेरे हैं जिनमें उनमें वायरस कहते हैं, जरासीम है, और वो नादियाँ जिसे हम कहते हैं पानी वाली, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा तोड़ते हुए उसे, तो क्योंकि वो बीमारियों के ऊपर, तो आया कि ऐसा दायरे इख्तियार में आज भी है, ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं, हमारे इख्तियार में ये भी नहीं है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई नुमाइंदा आता है और वो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, या वही वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला, या वो होते हैं, या आजकल तो हम ये काम कुछ DCSE वालों ने भी ले रखा है, टाउन वाले भी कुछ करते हैं। लेकिन हमें सच इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप जाके मार्केट में चेक करें कि शहर किस तरह चीज़ें फैल रही हैं या कुछ होता है। बाकी हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि भाई इस तरह की दवाएं या फल फ्रूट अच्छे खाया करो, गले सड़े न खाओ, पके हुए हों, मौसम के वाले फल खाओ। ये तो हमारी हेल्थ एजुकेशन के सेशन होते हैं, हम यहाँ अस्पताल में ही दे देते हैं सबको, और ये हमारे महीने में 3-4 बल्कि 4-7-8 लेक्चर भी मैं ही खुद दे देता हूँ। तो ये इससे बचना कैसे चाहिए बीमारियों से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये सर्दी का सीज़न चल रहा है और सर्दी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर जो बूढ़े अफराद हैं वो, उनको जो ऑलरेडी पेशेंट भी हैं शुगर या ब्लड प्रेशर के, तो रात में उनको पेशाब की शिकायत भी होती है, तो वो अक्सर जो है बात तो ऐसे भी होता है कि वो पेशाब करने उठा था तो उसमें जो है फौत हो गया, तो उसमें कोई ऐसी को खास एहतियाती तदबीर है कि रात को अगर उठना पड़े तो उनको क्या करना चाहिए? तो और इसके अलावा जैसे सीजन चल रहा है बच्चों के लिए और एज अफराद जो उनके लिए कोई ऐसी अद्विया जो हिफाजती तौर पे यूज़ हों या ग़िज़ाएँ? ग़िज़ा तो अच्छी होगी तो ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी। बाकी जो हैं बूढ़े अफराद रात को उठते हैं, उसको तकलीफ़ हो जाती है,
तो ज़ाहिर कोई नियर बाय कोई इस तरह का कोई बंदोबस्त कर लें। बाकी सच कोई नहीं है कि वो उसको उठेगा और हो गया, क्योंकि बीमारियां होती हैं तो उसकी दवाई तो खाता हो जाए रहता है, पहले ही उसको ऑन बोर्ड होता है, यानी किसी न किसी मॉलिज की दवाइयाँ ले होता है। उसको रेगुलर करना चाहिए कि वो अपनी दवाइयाँ जहाँ भी हैं वो मिस न करे। कुछ तरह इस तरह करते हैं कि चलो मैंने आज का दवाई खा ली या कोई सांस की या ब्लड प्रेशर की, आज नहीं खाता, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन खाता हूँ, इस तरह नहीं है। कुछ मिला नागा नहीं करना चाहिए ऐसे बिल्कुल। आरएससी के हवाले से सर सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह अभी यहाँ पर एसी ऑफिस बना हुआ है, मुख्तियारकार ऑफिस बना हुआ है, डीएसपी ऑफिस बना हुआ है, एक स्कूल है और शेल्टर हाउस बने हुए हैं, तो ये सारे आरएससी की ही बिल्डिंग हैं, तो इसको ख़त्म करवाने के लिए आपने कोई इक़दाम लिए हैं? ये सर बताएंगे सर। वहीं इसके लिए हमने लिखा था, पहले हमारे पास जो जज साहबान आते थे हमने उनको भी रिटर्न में दिया हुआ है। हमने जो डीसी साहब को भी रिटर्न में दिया था। डीसी साहब ने 2 क्वार्टर, दो बंगलेज हैं, एक मुख्तियारकार वाला और एक जो है वो एसी साहब वाला, उनको अलॉट करके दे दिया। अभी यहाँ तालका है, तालका का उनका हेडक्वार्टर बनना चाहिए, उनका बंगले बनने चाहिए। हमें अपने बंगले तो देने, हमारे पास बाहर के डॉक्टर्स जो आते हैं या लेडी डॉक्टर्स आती हैं वो हमसे रेजिडेंसी मांगते हैं कि भाई हमें यहाँ रेजिडेंसी दो, हम रहने के लिए तैयार हैं। लेडी डॉक्टर्स आती हैं वो कहती हैं हमको रेजिडेंसी दो, हम दूर से आती हैं तो हम कहाँ जाएं। तो वह ज़ाहिर है हम उनको राहत नहीं दे सकते, हमारे पास राहत नहीं है, वो प्राइवेट नहीं जा सकती। इसीलिए भी बहुत ये भी है कि इसलिए भी वो चली जाती हैं कि हमें रेजिडेंसी नहीं मिलती। और सामने लिखें जी, और एक बात ये भी है वो जो एक शेल्टर हाउस बना हुआ है वो पुलिस वालों ने बनाया हुआ है। एक शेल्टर हाउस है लेडीज़ के लिए, और एक है डीएसपी का बंगला है वो भी उन्होंने बनाया हुआ। एक स्कूल स्पेशल एजुकेशन वालों का स्कूल है, वो भी सेक्रेटरी साहब ने अलॉट किया हुआ है, कोई हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन का उन्होंने अलॉट किया है। ये सारे जो है ना ऑक्यूपाइड है। हमारे पास अपने लिए, अपने रहने के लिए या हमारे पास जो है वो रहने के लिए